नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 के मॉड्यूल प्रथम का दूसरा पाठ मनोवैज्ञानिक कैसे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन और शोध के लक्ष्य। विज्ञान, मनोविज्ञान विज्ञान की भांति ही एक प्रायोगिक विषय है। इसमें व्यवहार और अनुभव इनका अध्ययन किया जाता है और इनके अध्ययन में इनकी प्रकृति एवं कार्य इनको समझने की कोशिश की जाती है। अब हम देखते हैं कि यह ऐसा किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी इकाई का विवरण लेते हैं। वस्तु के क्षेत्र व सीमा को निर्धारित करने के लिए मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक लिया, व्यवहार के गुस्से से संबंधित। हम इसको एक सीमा में बांध लेंगे। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स, इकाई, बिंदु हमारे दिमाग में हैं, जिनके बारे में हम शोध या अध्ययन करना चाहते हैं, उनको हम व्याख्या देंगे, एक उनकी व्याख्या करेंगे। अर्थात सबसे पहले हमने क्षेत्र और सीमा को निर्धारित किया, उसके बाद हम उसकी इन सभी की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद इसमें हम देखेंगे किस प्रकार का व्यवहार या अनुभव हमारे सामने आ रहा है। और भविष्य कथन का अर्थ है विभिन्न आकस्मिक कारणों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर किस प्रकार से इसका परिणाम संभव है। अर्थात जब हम किसी समान परिस्थिति में किसी एक पॉइंट को देखते हैं तो किस प्रकार से हमारे सामने वही दोहराया जाएगा, वही भविष्य का कथन होता है। अर्थात हम किसी व्यवहार को देखकर भविष्य बता सकें। और फिर है नियंत्रण, अर्थात इससे बाहर की चीज़ों पर हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये बाहर जा सकता है किंतु इसके अंदर अन्य तत्व नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं शोध। शोध को अगर देखें, शोध किसी भी समस्या से शुरू होता है और वह उसका उत्तर चाहता है, उसका समाधान चाहता है। बहुत प्रकार के शोध होते हैं, उनको हम मोस्टली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बुनियादी शोध और दूसरा है प्रायोगिक शोध। बुनियादी शोध को देखते हैं। निर्धारण, विकसित समझ, सिद्धांत निर्माण और सिद्धांत की जांच के लिए हम बुनियादी शोध की तरफ जाएंगे। और इसका उदाहरण हो सकता है कोई निजी प्रश्न हो, कोई पारिवारिक प्रश्न हो, कोई स्वास्थ्य संगठन संबंधी प्रश्न हो अथवा पर्यावरण संबंधी क्षेत्र का कोई प्रश्न हो। उन सबसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम बुनियादी शोध का इस्तेमाल करते हैं। और वे शोध जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह थोड़ा विस्तृत है और यह वास्तविकता से रिलेटेड, वास्तविक जीवन से रिलेटेड है। बुनियादी शोध का दूसरा पॉइंट देखिए, यह सिद्धांतों और नियमों के बारे में समझ प्रदान करता है। इसकी मुख्य बात है जो भी हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, जो बड़े विस्तृत क्षेत्र में थे, उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके नियम क्या हैं। और प्रायोगिक विवरण विशेष समस्या के समाधान का लक्ष्य रखता है। प्रायोगिक शोध एक विशेष समस्या से संबंधित होता है, बुनियादी शोध विस्तृत समस्याओं से संबंधित हो सकता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिक समझ के लिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोगिक विधि। इसकी भी शुरुआत हम उसी प्रकार से करेंगे। एक क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिकल्पना का निर्माण होगा, अर्थात हमारी जो समस्या है उसके बारे में एक पूर्व धारणा, एक पूर्व कल्पना का निर्माण किया जाएगा। और यह हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, पूर्व ज्ञान एवं शोधों पर आधारित होता है। प्रयोगकर्ता उसके बाद क्या करता है, स्वतंत्र और आश्रित विचरणों को पहचानना। इसके अंदर जितने भी स्वतंत्र एवं आश्रित विचरण हैं उनकी पहचान करेंगे और उसके बाद
इनके बारे में स्वतंत्र विचार देंगे। अर्थात पहले पॉइंट में हमने एक निर्धारण किया, पूर्व कल्पना की, फिर उसके विभिन्न चरों को, विचरणों को पहचाना और फिर उसके बाद स्वतंत्र विचरण, आश्रित विचरण, दो प्रकार के विचरण इसमें हो सकते हैं। और अब हम इसमें प्रतिभागियों का चयन करते हैं। प्रतिभागियों का चयन से मतलब है जब भी कोई शोध किया जाता है तब उसमें, क्योंकि यह मानव व्यवहार से रिलेटेड है, इसलिए इसमें मानवों का चयन किया जाता है और उन सबको एक खास विशेष परिस्थितियों में जिस प्रकार का हम अनुभव अथवा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वही उनसे निकलवाया जाता है। यह प्रतिचयन, मान लीजिए हमें कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों में आने वाले दबाव और चिंता का अध्ययन करना है, तब हम जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल्स के बच्चों को नहीं ले सकते। बहुत सारे स्कूल में मान लो हमने एक स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों का चयन किया। इन विद्यार्थियों को हम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला मानेंगे, अर्थात हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो सारे ही विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 10 के हैं और बोर्ड परीक्षा से पूर्व परेशान हो रहे हैं उसके बारे में वो कोई कथन निर्धारित करेंगे, कोई सिद्धांत का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं बाहरी विचरणों पर नियंत्रण। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाहरी विचरण, अर्थात मान लीजिए इन बच्चों का हम प्रश्नावली के माध्यम से अच्छा प्रश्न पूछकर हम इनसे इनके ज्ञान का, इनके द्वंद्व का, इनकी चिंता का पता कर रहे हैं। अब इसमें इन विद्यार्थियों को बाहरी विचरणों से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, अर्थात इन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। हम चाहेंगे बच्चे वहीं बैठकर अपने अनुभवों के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। मिलान, विलोपन और दशाओं की स्थिरता। इसका अर्थ है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं तो उनको उनकी विशेषताओं से संबंधित जो भी ज्ञान है वो करवाया जाता है, अर्थात किस प्रकार की कक्षा 10 के विद्यार्थी इस समय किस प्रकार अपने द्वंद्व चिंता से परेशान हो रहे हैं उन्हें उनकी विशेषताओं से अवगत कराया जाता है। विलोपन, यदि कोई बाहर का तत्व है, यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका विलोपन कर दिया जाता है, तभी हमारा जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तभी हमारा शोध ऑब्जेक्टिव रह पाएगा। मान लीजिए हम उसका विलोपन नहीं कर पा रहे हैं तो हम दशाओं की स्थिरता रखेंगे, अर्थात वह कमरा बंद रहेगा, विद्यार्थियों को आपस में बात करने की अनुमति नहीं होगी, इसके अलावा उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और नियंत्रित परिस्थितियों में यह अध्ययन पूरा किया जाएगा। प्रयोग की योजना अर्थात रूपांकन, जैसा हमने देखा इस प्रकार के प्रयोग में एक योजना बनाई जाएगी कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से, उन्हें यह माना जाएगा कि विद्यार्थियों को हम जिन पॉइंट्स से बात करना चाहते हैं उससे अवगत कराया जाएगा। हम पूर्व निर्धारित कर लेंगे कि हमारा प्रयोग इन 5 पॉइंट्स पर आधारित होगा। उस समय जब हम उन विद्यार्थियों को पूछ रहे हैं, उनके अनुभवों का प्रतिरूप ले रहे हैं, तब हम नए पॉइंट्स नहीं जोड़ सकते। पूर्व कल्पना का सत्यापन, अर्थात हम मान लीजिए हमने पूर्व कल्पना की कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और वे कम भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, वे चिड़चिड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये अगर हमारी ये 2 पूर्व धारणाएं हैं तो इन विद्यार्थियों से विचार विमर्श के पश्चात, इनसे प्रश्नोत्तरी, इनसे साक्षात्कार के पश्चात हमारे जो भी पूर्व कल्पना है उसका हम सत्यापन करेंगे कि जो हमारी पूर्व कल्पना है वह सही है अथवा नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसकी गैर प्रायोगिक विधियां क्या हैं। पहली देखिए पर्यवेक्षण। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का अर्थ है ऑब्जर्वेशन, देखना, समझना, गुनना। यह विधि सबसे अधिक प्रायोगिक तौर पर, सबसे अधिक विस्तृत तौर पर और सभी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ तक कि हम भी कई बार देखते हैं, हम किसी छोटे बच्चे का व्यवहार देख रहे होते हैं, हमारे कोई छोटा भाई बहन है, हमारे विद्यालय में कोई छोटा विद्यार्थी है, कि किस प्रकार से वह दूसरों से
व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से वह अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है, या अपनी कोई मान लीजिए कोई कॉपी किसी ने ले ली उसकी, तो किस प्रकार से वह उसे ले रहा है, गुस्सा कर रहा है, अथवा किस प्रकार से उसकी मांग रहा है। यह है पर्यवेक्षण। दूसरा है अंतर्दर्शन। यह सबसे पुरानी विधि है, अर्थात ध्यान करना और उस चीज़ का अंदर से अनुभव करना। चूँकि आपकी बुक में इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, आपको एक विद्यार्थी मिलता है जो आपके साथ कभी कई साल पहले पढ़ा है, आप उससे हाथ मिलाते हैं, लेकिन आप अंदर से खुशी अनुभव नहीं करते क्योंकि आपकी उसके साथ लड़ाई हुई थी। यह आपका भीतरी अनुभव है, अंतर्दर्शन, अंदर से आपने यह महसूस किया है। सर्वेक्षण, आपने सुना होगा स्वच्छता का सर्वेक्षण हो रहा है। नगर निगम जयपुर ने एक सर्वेक्षण किया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया कितना साफ है, कितने पेड़ लगे हुए हैं और किस प्रकार से वहाँ पर सफाई की प्रतिदिन की व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार के ये सर्वेक्षण होते हैं जो बड़ी जनसंख्या के साथ किए जाते हैं विस्तृत तौर पर। अगला है विषय इतिहास। विषय इतिहास, जैसे कि हम कभी माता पिता से बात करते हैं तो वे हमें बताते हैं तुम्हारी ये कमियां हैं, तुम बचपन से ऐसा करते आए हो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। इस प्रकार की जो बातें होती है वो हम मान सकते हैं विषय इतिहास है, क्योंकि बचपन से लेकर और वर्तमान तक उन्होंने हमारा व्यवहार देखा है और वे हमें भली प्रकार से समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं विषय इतिहास। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक लंबे समय तक किसी प्रतिभागी का जब इतिहास देखते हैं, किसी खास परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार के अनुभव हैं, उन्हें देखते हैं, तो हम कहते हैं यह विषय इतिहास है। सह संबंधी शोध। सह संबंधी का अर्थ है तुलनात्मक। जब हम देखते हैं राम और श्याम, उदाहरण के तौर पर, किस प्रकार से पढ़ाई करता है, नहीं करता, समय पर होमवर्क करता है, नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, नहीं करता, यह लड़ाई झगड़ा करता है, अनुशासन तोड़ता है, नहीं तोड़ता, यह तोड़ता है। तो इस प्रकार के जब हम आपस के व्यवहार को या आपस के अनुभवों को दो व्यक्तियों में या दो परिस्थितियों में, दो प्रश्नों में तुलना करते हैं, तो वह सहसंबंधी शोध कहलाता है। अर्थात इसमें दो व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, दो परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे सांख्यिकी में इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक उपकरण। आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप होता है। खेल के क्षेत्र में अगर कोई क्रिकेटर है तो उसके पास बैट होता है, बॉल होती है। फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बॉल रखता है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी अपनी बास्केटबॉल रखता है। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं वो थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके उपकरण कहलाते हैं जैसे प्रश्नावली और साक्षात्कार कार्यक्रम। प्रश्नावली, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है तो उसमें पूरी प्रश्नावली, जिसमें अनेक प्रश्न होंगे, आपको उत्तर देने के लिए दिए जाएंगे। ये प्रश्न बंद प्रकार के भी हो सकते हैं और खुले प्रकार के भी। बंद प्रकार का अर्थ है कि उनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। क्या आपके क्षेत्र की सफाई व्यवस्था अच्छी है, हाँ या ना, तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में देंगे। दूसरा प्रश्न हो कि किस प्रकार की व्यवस्था आप चाहते हैं, अर्थात आपके विचार पूछे जा रहे हैं, वहां आपको विस्तृत रूप से लिखकर बताना होगा कि हमें किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ये बंद प्रकार के और ये खुले प्रकार के प्रश्न हो गए। अब है मनोमितिक परीक्षण। मनोमितिक परीक्षण या मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार से होंगे? इन परीक्षणों में चार चीजें मुख्य होती हैं। एक तो ये सभी विश्वसनीय होने चाहिए, इनकी वैधता होनी चाहिए, अर्थात गणितीय तौर पर हम इन्हें प्रकट कर सके। प्रतिमान, मॉडल, उनका मॉडल बनाया जा सके। कैटवॉक करने वाले मॉडल नहीं, ये होते हैं मॉडल्स जिसे आप अपना
साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया जा सके कि यह सभी प्रॉपर्टीज से पूर्ण मॉडल है, हमारा जैसा अगला मॉडल बने वो इसी के अनुरूप बने। मानकीकरण, मानक का अर्थ है स्टैंडर्ड, माफ कीजिए, हमारे परीक्षण स्टैंडर्ड स्थापित करें और इनके बारे में एक वैधता हो, विश्वसनीयता हो, इनका एक मॉडल प्रतिमान बनाया जा सके। यही इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं होती हैं। एक पॉइंट देखिए, प्रक्षेपी। प्रक्षेपी का अर्थ है प्रोजेक्शन। आप और आपका मित्र कहीं गए, रास्ते में आपका झगड़ा हुआ या एक्सीडेंट हुआ हल्का सा, आपका मूड ऑफ हो गया। या दूसरी परिस्थिति देखते हैं, होमवर्क किया आपने, मान लो किसी शैतान विद्यार्थी ने आपकी कॉपी छिपा दी। अब आप अपने विद्यालय में वो अपना होमवर्क प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, आपको टीचर से डांट पड़ी, आपको गुस्सा आया। आप घर आते हैं और कहीं और बस नहीं चलता, अपने छोटे भाई या बहन को डांट देते हैं। अर्थात आपने अपने गुस्से का प्रोजेक्शन दूसरी जगह किया। छोटे भाई बहन के साथ आपका जो ये व्यवहार है ये दर्शाता है कि आज आपका दिन अच्छा नहीं गया। अर्थात इस तकनीक से हमें, आपके व्यवहार से हमें यह पता चल सकता है कि आज आपका मन किस प्रकार का रहा। और हो सकता है इस परीक्षण या तकनीक में हम आपको कोई कहानी बनाने के लिए दें, कोई संवाद लिखने के लिए दें। अब जैसा आपका मन है आप उसी के अनुरूप ही संवाद लिखेंगे, उसी के अनुरूप कहानी बनाएंगे, यानी आपके मन के विचार यहाँ कागज पर प्रकट हो जाएंगे। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में नैतिक विचार। अगर हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान में जब व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तब व्यक्ति के अधिकारों की चिंता की जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान में इस अध्ययन में तो व्यक्तियों का ही पूरा अध्ययन किया जाता है। इसलिए नीति शास्त्रीय समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जाता है। अर्थात शोधकर्ता किन किन बातों का ध्यान रखेगा और अपने प्रतियोगियों को किस प्रकार से वह व्यवहार करेगा यह बताया जाता है। एक तो सूचित सहमति, अर्थात हर व्यक्ति को पहले पता होगा कि उसे इस अध्ययन में लिया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, उसके अनुभव पूछे जाएंगे, तो इसमें उसकी पूर्व सूचित अनुमति आवश्यक है, सहमति आवश्यक है। गोपनीयता, यदि किसी व्यक्ति ने अपने विचार बताए, शोधकर्ता का कर्तव्य है कि वह उन्हें दूसरों को नहीं बताएगा, वह उन्हें ओपन नहीं करेगा उस व्यक्ति के नाम के साथ, अर्थात बिल्कुल गोपनीय रखे जाएंगे, तभी सही अनुभव सामने आने संभव है। अर्थात हर व्यक्ति इस गोपनीयता के पॉइंट के कारण स्वतंत्र रूप से अपने विचार बताएगा। जानकारी देना, मान लीजिए परीक्षण में आपसे छल किया जा रहा है, आपको काल्पनिक बातों को सही बताकर आपका व्यू पॉइंट पूछा जा रहा है, तो इसके अध्ययन के पश्चात आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी। प्रयोगकर्ता आपको इस बात की जानकारी देगा कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने छलपूर्वक या जो हमने आपके पॉइंट्स निकलवाने के लिए, व्यूज निकलवाने के लिए एक कृत्रिम व्यवस्था स्थापित की थी। वापसी का अधिकार, शोध के दौरान जब आप अपने आप को असहज पाते हैं तो आप किसी भी समय वापस हो सकते हैं, आप उसमें भाग लेना बंद कर सकते हैं। यह अधिकार है प्रतिभागी का। उत्तरदायित्व, शोधकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह सभी प्रकार की सही बातें प्रतिभागी को बताए और अगर प्रतिभागी को कोई क्षति होती है तो वह इसका उत्तरदायित्व, शोधकर्ता इसका उत्तरदायित्व लेगा। मनोविज्ञान में सांख्यिकी की आवश्यकता। अब हमने देखा कि चूंकि मनोविज्ञान
विज्ञान की भांति कार्य करता है, तो किस प्रकार से उसमें सांख्यिकी की आवश्यकता है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। गणित आप समझते हैं 2 + 2 हमेशा 4 ही आएगा, कभी 3 या 5 नहीं आ सकता। इसलिए चूंकि मनोविज्ञान को हम विज्ञान से जोड़कर पढ़ रहे हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, अतः हमें इसमें सांख्यिकी के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, फिर हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं अलग अलग प्रकार में, उन सभी का वर्णन करते हैं, तो संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में हम उन्हें दर्शाते हैं। मनोविज्ञान में सांख्यिकी का उपयोग व्यवहार का वर्णन तथा व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। अर्थात 5 विद्यार्थी कक्षा में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए, अगले दिन देखा गया तो उन्होंने इसी प्रकार के अच्छी पढ़ाई की, उनका व्यवहार, उनका अनुशासन और भी अच्छा रहा। अर्थात व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है और भविष्य में बताया जा सकता है कि अगले आने वाले दिनों में भी वे इसी प्रकार का अच्छा व्यवहार दर्शाएंगे। अर्थात भविष्य की स्थिति हम बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सांख्यिकी के कार्य या मेन पॉइंट्स क्या है। सांख्यिकी को हम क्यों लें? सांख्यिकी को हम इन 7 पॉइंट्स की वजह से मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रयोग करते हैं। सूचनाओं का संक्षिप्त एवं शुद्ध रूप सांख्यिकी के द्वारा संभव है। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, गणित की तरह, विज्ञान की तरह सांख्यिकी का प्रयोग मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव अध्ययन बना देता है। अर्थात हम उसे बार बार उन्हीं मानकों पर, उन्हीं कसौटी पर कस सकते हैं। अधिक वैज्ञानिक, जैसे हम अपने अनुभव, अपने विचार बताते हैं, उन्हें वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, लेकिन सांख्यिकी जब संख्याओं के तौर पर जब किसी सूचना को देता है तो फिर उसे अधिक वैज्ञानिक माना जा सकता है। निष्कर्ष, 2 + 2 क्या आएगा? यह निष्कर्ष हमेशा सेम आएगा। ऐसा ही मनोवैज्ञानिक व्यवहार में, मनोवैज्ञानिक के अध्ययन में सांख्यिकी के कारण संभव होता है। तुलनात्मक अध्ययन, 2, 3, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे अनुशासन में हैं और 1 बच्चा न पढ़ रहा है न अनुशासन में है। यानी इन सभी विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी के द्वारा संभव है और हम सांख्यिकी के अनेक जो हम अभी पढ़ रहे हैं उनके द्वारा हम उनको अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन। अब संबंधों की खोज, सहसंबंध, यह व्यक्ति नहीं पढ़ रहा, यह पढ़ रहा है, यानी 2 बालकों के मध्य में हमने एक सहसंबंध स्थापित कर लिया। यह भी इसी सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा संभव है। पूर्व कल्पना, हमारी जितनी भी शोध होते हैं उनमें जो प्रश्न होते हैं तो एक पूर्व कल्पना के आधार पर ही वे आगे बढ़ते हैं, तो हम पूर्व कल्पना को भी सांख्यिकी के तौर पर आगे देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ बुनियादी सांख्यिकी अवधारणाएं, किस प्रकार से हम सांख्यिकी को मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि जब हम किसी भी शोध को करना शुरू करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों को लेते हैं जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब हम प्रतिचयन करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़े हमारे सामने आते हैं। अब जब बड़ी आंकड़ों के बड़े समुच्चय होते हैं तो हम इन्हें विभाजित करते हैं अलग अलग टेबल्स बनाकर, संक्षिप्त रूप में। यानी कोई एक पॉइंट, एक्स पॉइंट में 5 जनों ने भाग लिया, वाई पॉइंट में 17 और जेड पॉइंट में 2। तो इस प्रकार से जब हम सांख्यिकी में देखते हैं तो बड़े संख्याओं को हम छोटे संक्षिप्त रूप में प्रकट कर सकते हैं, अर्थपूर्ण और समझने योग्य बना सकते हैं। कम समय में अधिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से सांख्यिकी के वे अवधारणाएं हैं जिन्हें हम इसमें अध्ययन में
प्रयोग कर सकते हैं। पहला है बारंबारता विभाजन, अर्थात यह एक आंकड़ा है, इसमें हम देखेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20 20 20। मान लीजिए ये कुल इतने आंकड़े हैं। अब हम देखेंगे 10 का अंक, 20 का अंक, 40 का अंक, 50 का अंक। 10 का अंक कितनी बार आया है? 1 2 3, कुल 3 बार आया। 20 का अंक 1, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? माफ कीजिए, इसे हम लिखेंगे 1 2 3। कुल कितना आया? 3, और इसे हम दर्शाएंगे बारंबारता। बीस का अंक देखिए, 1 2 3 4 5, इसे हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 और फिर 5। कुल कितना? 5। 40 का अंक 1 1, 50 का अंक 1 1। यही बारंबारता है, अर्थात इसमें हम इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 करके हम अंकों को देखते हैं कि उसकी बारंबारता क्या है। दूसरा है माध्य। माध्य यानी बीच का, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी हमारे अवलोकन हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी को हम प्लस कर देंगे और वे कुल कितने हैं नीचे वो लिख देंगे। मान लीजिए 4 हैं या 5 हैं, वो हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 7, n अंकों की संख्या है 7 और इन सबको हम प्लस करेंगे। कुल आया 160। 160 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आया 22.86 और यही हमारा माध्य है, अर्थात बीच का अंक। अब इसी प्रकार से आता है माध्यिका। माध्यिका का अर्थ है एक ऐसा अंक जो सभी अंकों को 2 भागों में बांट दे, यानी उससे पहले के सभी बड़े मूल्य हों और उसके बाद के सभी छोटे मूल्य हों, या इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे देखिए 12 20 23 23 25 26 26 28 35 40। अब इसमें हम देखते हैं 25 को हम लेते हैं माध्यिका। 4 अंक 25 से छोटे हैं, 1 2 3 4। 4 अंक बड़े हैं, 1 2 3 4। आप इसमें 4 कर लीजिए क्योंकि वो समान है। 12 20 23 24 ये हैं 25 से छोटे 4 अंक। 26 28 35 40 वो हैं 25 से बड़े 4 अंक, अर्थात यह हमारा माध्यिका बन गया है जिसने सभी अंकों को 2 हिस्सों में बांटा है। 4 सभी बड़े मूल्य वाले हैं, 4 सभी छोटे मूल्य वाले हैं। इसी प्रकार से आता है बहुलक। बहुलक यानी मोड। अंकों की दी हुई श्रेणी में जब कोई अंक बार बार आता है तो वह मोड या बहुलक कहलाता है। देखिए 10 15 20 20 20 35 35। एक अंक बार बार आ रहा है 20। अधिकतम बार आया है एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 20 अधिकतम बार आया और जो अंक अधिकतम बार आता है वही मोड कहलाता है। आशा है आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। परीक्षा में भी आपको इनको उदाहरण के साथ ही लिखना है।
सहसंबंध। विचरणों के दो समुच्चय, जब हम कह रहे थे कि राम और श्याम के व्यवहार के बीच में या किसी अन्य दो विचरणों के बीच में हमें तुलना करनी हो तो हम सहसंबंध आवश्यक रूप से स्थापित कर सकते हैं, अर्थात दो समुच्चय कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी प्रश्न का एक ने उत्तर क्या दिया, दूसरे ने उत्तर क्या दिया, तो ये सहसंबंध स्थापित करता है और इसकी स्थिति होती है 0.00 से 100 तक। जीरो से प्लस 0.20 यानी 0.20 तक नगण्य, अर्थात दोनों व्यवहार समान हैं, इनमें सहसंबंध नगण्य माना जाएगा। 0.21 से 0.40 तक अल्प, 0.41 से 0.60 तक सीमित, 0.61 से 0.80 तक उच्च, 0.81 से 99 तक बहुत ऊंचा, और अगर वह 1.00 है, एक आता है, तो संपूर्ण माना जाता है, पूर्ण सहसंबंध स्थापित हो जाता है। उदाहरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, परीक्षा में जैसे भी आपका आए तो आपको इसी प्रकार की सारणी बनाकर इसका उत्तर देना है। अब हम देखते हैं अनुमानिक सांख्यिकी। सीधी सी बात है कि अचानक प्रभाव जानने के लिए हम अनुमानिक यानी अनुमान लगाने वाली सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक विचरण भी हो सकते हैं और इन विचरणों के बीच जब आकस्मिक प्रभाव को मापना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं टी जांच, एफ जांच आदि। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार से अगर सांख्यिकी के प्रश्न आते हैं तो आपको उदाहरण लिखते हुए अपना उत्तर देना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।